अगर आप इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ले रहे हैं, या मैं इसे दूसरे शब्दों में कहूँ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, या शामलात खाते की ज़मीन आप ले रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको पहले ध्यान में रखने वाली है। आज अपने एक्सपीरियंस से मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टीज़ के अंदर बहुत सारे लीगल टसल्स होते हैं जो कि बाद में आपको समझ में आते हैं और तब तक आपका पैसा डूब चुका होता है। तो आपका पैसे कैसे ना डूबे, इसके लिए मैं आज आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसे कि कैसे आप ओरिजिनल जो ऑनर की डिटेल है उसे वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे वेरासिटी ऑफ द सक्सेशन डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं, कैसे आप डिटेल्स ऑफ इनहेरिटेंस, जब आप बाय करते हैं इनहेरिटेड प्रॉपर्टी तो डिटेल्स ऑफ इनहेरिटेंस कैसे समझ सकते हैं, और इंडेमनिटी क्लॉज आपको एग्रीमेंट के अंदर या प्रॉपर्टी के अंदर डालना कितना ज़रूरी है, और साथ में लीगल हेयर्स जो पार्टी के हैं उनको कैसे आप विटनेस बना सकते हैं, कैसे आपको ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते टाइम कितना अमाउंट इनिशियल में देना है जिसे आप टोकन मनी कहते हैं, और क्या क्या सावधानी आपको ऐसे टाइम पे जब मल्टीपल सेलर्स होते हैं तो उस टाइम पर क्या क्या सावधानी बरतनी है वो आपको बताऊंगा, और किस तरह से आप कोर्ट केसेस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो है वो समझ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, और इसके साथ साथ प्रॉपर्टी लीन या किसी टाइप का डेट है या नहीं ये आपको बताऊंगा, और इन सब के बावजूद अगर आप प्रॉपर तरीके से सारा काम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको लीगल एक्सपर्ट हायर करना चाहिए। ये भी मैं आपको डिटेल में सारी बताऊंगा, तो वीडियो में कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हर आप मैं सबके साथ ये इशू है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उसको कैसे करना है डील, ये इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम खरीदते हैं तो ऐसी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस हमारे पास आती हैं, ऐसे टाइम पे नॉलेज होना, सजग होना आपको कहीं भी फंसने से बचा सकता है। तो आज इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर जो बहुत गहन मुद्दे हैं, इनके ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो आपको बना के मैं बता रहा हूँ। ये मैं अपनी वीडियोस में अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, क्योंकि हम इन चीज़ों से निकले हुए हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें देखी हुई हैं, कहाँ लोग फंसते हैं। प्रॉपर्टी जब खरीदने जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा सावधानी नहीं बरतते हैं, मतलब इवन जब कोई प्रॉपर्टी बुक करें तो बुकिंग फॉर्म आप में से 99% लोग नहीं पढ़ते हैं। उसी तरह से ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते टाइम आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन कोई 100 रुपये की चीज़ खरीदनी हो तो उस पर ज़रूर आप बहुत अच्छे से रिसर्च करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं। तो ये हमें बहुत समझने वाली चीज़ें, इसको सही ढंग से समझिएगा, सुनिएगा, और पेपर पेन लेके बैठिए, इसे नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि अगली बार आप ये गलती ना करें, और गलती करेंगे उसके बावजूद भी आप तो फिर मेरे पास ना आए, क्योंकि बाद में फंसने के बाद जब आप आते हैं तो मेरे पास आपको बचाने के चांसेस कम हो जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर उसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन रह रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से अवेयर हो पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ऑनरशिप की डिटेल को कंफर्म कर लेना है। जी हाँ, जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसकी प्रॉपर स्क्रूटनी बहुत ज़रूरी है। आपको एक कंफर्म कर लेना चाहिए कि जिसे जो प्रॉपर्टी बेच रहा है वही इसका ओरिजिनल ऑनर है। ये आप ओरिजिनल टाइटल डॉक्यूमेंट से चेक कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ खुद चेक करना ज़रूरी नहीं है, इसे ले जाकर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको इसको चेक करना है, और जो प्रॉपर चेन के तहत इनके नाम प्रॉपर्टी आ रही है उसको भी समझना है। अगर तब भी आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आप आसपास के एरिया में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आप खुद जाके रेकी भी कर सकते हैं, क्या प्रॉपर्टी वाकई इनके नाम आ रही है, क्योंकि आपके पास प्रॉपर खरीदने से पहले ऑनरशिप का ड्यू डिलिजेंस होना ज़रूरी है। क्या ये वाकई में सही ऑनर है जो बेच रहा है, मतलब प्रॉपर एनकम्बरेंस फ्री प्रॉपर्टी होना बहुत ज़रूरी है। और कोशिश कीजिए ऐसी प्रॉपर्टी का आप 30 साल का रिकॉर्ड ज़रूर चेक कर लें। ये सब रजिस्ट्रार ऑफिस से, रेवेन्यू अथॉरिटी से जाके आप चेक कर सकते हैं। और म्यूटेशन, जो प्रॉपर्टी का म्यूटेशन है वो ऑनर के नाम है या नहीं जो बेच रहा है, ये भी आपको चेक कर लेना है। साथ में प्रॉपर्टी टैक्सेस, जो बेच रहा है उसके नाम ऑलरेडी रेसिप्ट्स कटी हुई है, उसके नाम से पेमेंट हुई है या नहीं हुई है, ये भी आपको चेक कर लेना है। मतलब ये सिर्फ चेक नहीं करना, कंफर्म कर लेना है। और साथ में अगर प्रॉपर्टी किसी तरह सक्सेशन से आई है
तो वहाँ डेथ सर्टिफिकेट और लीगल हेयर सर्टिफिकेट ओरिजिनल ऑनर का ये ज़रूर आपको चेक कर लेना है। ये उस एरिया की कॉम्पिटिटेंट अथॉरिटी है, वो इसको जारी करती है और ये आपको वहाँ जाके वेरीफाई भी कर लेना है। जैसे मान लीजिए किसी विलेज की प्रॉपर्टी है तो उस एरिया का एसडीएम इसको इशू करता है, तहसील में जाकर ये चीज़ें बनवाई जाती हैं, तो एसडीएम इसकी साइनिंग अथॉरिटी, आप वहाँ जाके इसको रीवेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऑनरशिप जो बेच रहा है उसके नाम है या नहीं, ये ज़रूर समझ लेने की ज़रूरत है। पहला तो ये एस्पेक्ट हुआ। दूसरा, चेक द वेरासिटी ऑफ सक्सेशन डॉक्यूमेंट्स। बायर को हमेशा अवेयर होना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स को पूरा अच्छे से वेरीफाई करना है। मतलब सक्सेशन जो सर्टिफिकेट है उसको आपको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। उसकी ऑथेंटिसिटी ही आपको सही प्रॉपर्टी दिला सकती है। अगर ऑथेंटिक ना हो तो वो समझ लीजिए आपके फंसने के चांस पूरे हैं। जब बायर ये एश्योर हो जाए कि ये करेक्ट है, किसी भी मायने में यहाँ कोई गलती नहीं है, तब वो कैप्चर करे सारी डिटेल्स सेल डीड के अंदर। मतलब सेल डीड के अंदर आपको ऑनर से रिलेटेड वो सारी जो चेन है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वहाँ डालनी ज़रूरी है। और इसके बाद अब बारी है समझने की, जब आप इनहेरिटेड प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी डिटेल इनहेरिटेंस रिलेटेड चेक करनी है। सबसे पहले यहाँ पे हमें इंश्योर कर लेना चाहिए कि जो लीगल राइट है वो सेलर के पास हो और कोई और ऐसा लीगल हेयर ना हो जो बाद में प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में क्लेम कर सके। और अगर सेलर के पास विल के थ्रू वो प्रॉपर्टी आ रही है तो आपको ये भी इंश्योर कर लेना है कि वो विल जेन्युइन हो। मतलब मैं इसको थोड़ा सा और तरीके से अगर समझाऊं तो प्रॉपर आपका ड्यू डिलिजेंस होना यहाँ बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि उस विल को ही बाद में कोई चैलेंज कर ले, तो यहाँ पर कोई और फर्दर कंपीटिंग विल ना हो, ये भी आपको प्रॉपर्टी खरीदने से पहले चेक कर लेना है। और ऐसा देखा जाता है कि कई केसेस में लीगल हेयर्स मल्टीपल कंपीटिंग विल्स लेकर बाद में आ जाते हैं। तो ऐसे क्लेम को आपको पहले समझने की ज़रूरत है कि कहीं कहीं और ऐसा क्लेम होने वाली गुंजाइश तो आपको नज़र नहीं आ रही है। तो ये आपको सेलर की हमेशा चेक कर लेनी चाहिए। इंडेमनिटी क्लॉज हमेशा आपके प्रॉपर्टी के अंदर होना चाहिए। क्या है इंडेमनिटी क्लॉज? बायर को हमेशा प्रॉपर्टी खरीदने के टाइम पर, जब ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते हैं इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, तो इंडेमनिटी क्लॉज डालना बिल्कुल ना भूलें सेल डीड के अंदर। ये आपको सेफगार्ड करता है आपके फाइनेंशियल इंटरेस्ट को। अगर मैं थोड़ा क्रक्स में समझाऊं तो ये जो इंडेमनिटी क्लॉज है वो फ्यूचर डिस्प्यूट इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में ना आए, इसके लिए डालना बहुत ज़रूरी है। इसमें सेलर इंडेमनिफाई करता है बायर को कि टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दिस क्लॉज कैन बी म्यूचुअली डिसाइडेड बिटवीन बायर एंड द सेलर, एंड इन द केस ऑफ डाउट और हाई परसीव्ड रिस्क आपको हमेशा एक सेपरेट इंडेमनिटी बॉन्ड जरूर बना लेना चाहिए कोर्ट में जाकर। मतलब पहले तो आप सेल डीड के अंदर मेंशन कर लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि कहीं बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है यहाँ पर, तो आपको एक सेपरेट इंडेमनिटी बॉन्ड बना लेना चाहिए। और मेन पॉइंट जो उस क्लॉज का ये है कि सेलर हमेशा बायर को डिफेंड करेगा। अगर कोई डिस्प्यूट आता है अभी या फ्यूचर में आता है तो यहाँ सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि टाइटल बायर सेलर से पूरी पेमेंट करके खरीद रहा है। ये आपको हमेशा इंडेमनिटी क्लॉज आपको सेफगार्ड करता है। लोग अक्सर इसे नहीं डालते हैं। मैं फिर से बीच में कह रहा हूँ, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले जो जो चीज़ें आपको ज़रूरत की हैं उसमें हम अक्सर प्रॉपर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना के आपको बताते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि कहीं आप फंसे ना। और इसे शेयर करना मत भूलिएगा कि कम से कम कुछ और लोगों का भला हो जाए। अब अगला इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि सारे लीगल हेयर्स जो हैं या तो वो पार्टी हो या फिर वो विटनेस हो। जी हाँ, इसको मैं थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसमें सेलर जो है उसके सिवाय और भी अगर कोई लीगल हेयर्स है तो या तो वो ऑनर है जो वो सेल कर रहा है, या किसी ने अगर प्रॉपर्टी से अपना इंटरेस्ट छोड़ दिया है तो वो भी उसके अंदर पार्टी हो एज अ विटनेस। मतलब जो प्रपोज्ड सेल ट्रांजैक्शन है अगर उस पर उसके सिग्नेचर है, आइदर पार्टी और आइदर विटनेस, क्योंकि ये एक लीगल हेयर सर्टिफिकेट या सर्वाइवरशिप सर्टिफिकेट के तहत आपको पता लगता है कि इसका एक्चुअल लीगल ऑनर कौन है। और वहाँ पर जो संभावित है, मैं एग्जांपल देके आपको समझाऊं कि मान लीजिए दो बेटों के नाम प्रॉपर्टी है, दोनों भाई मिलके प्रॉपर्टी बेच रहे हैं।
और सिस्टर का नाम उसमें नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए कि सिस्टर का नाम भी कहूँ फर्दर फ्यूचर में कोई क्लेम ना आए, उसके लिए सिस्टर कम से कम एज अ विटनेस उसके अंदर हो, तो वहाँ आपकी प्रॉपर्टी सेफ हो जाती है। आपकी ये इनहेरिटेड प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन में आपको बहुत हद तक ये ट्रांजैक्शन आपकी सेफ हो जाती है। तो ये आपको कदम ज़रूर उठाना है, क्योंकि जैसे ही आप विटनेस बनाएंगे तो उनकी प्रेजेंस, उनकी एक्सेप्टेंस भी उसके अंदर आ जाएगी। तो ये करना बिल्कुल ना भूलें। अक्सर आप लोग ये गलती करते हैं, मैं जानता हूँ। जैसे ही आप विटनेस कंफर्म करते हैं, आप ये समझिए कि आपकी डीड पूरी तरह सिक्योर हो रही है, क्योंकि ट्रांजैक्शन में तो वो विटनेस बन गए ना। जो बाद में फर्दर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं वो विटनेस बन गए। वो बाद में कहाँ से क्लेम करेंगे जब वो खुद ही इसके अंदर विटनेस होंगे? तो फ्यूचर में किसी भी टाइप का क्लेम जो है वो उसकी पॉसिबिलिटी, संभावना किसी भी तरह से है, वो खत्म हो जाती है। तो आपको हमेशा ऑपरेशनल इश्यूज ना हो, उसके लिए सारे स्टेक होल्डर्स के यहाँ साइन कराने ज़रूरी हैं। या आपको और भी लगता है कोई स्टेक होल्डर हो सकता है, तो उनसे भी बात कीजिए, क्लैरिफाई कीजिए। ये सब आपको डील करने से पहले बात करनी है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनमें से किसके साइन चाहिए। अगर आपको लगता है कहीं सेलर हेजिटेट कर रहा है, वो सब चीज़ें शेयर करना नहीं चाह रहा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसको बात घुमाने की कोशिश कर रहा है, लॉजिकल रीजन उसके आपको समझ नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर एक छोटा सा भी डाउट आपको लग रहा है और वहाँ इंटेंशन सेलर की आपको नहीं क्लियर लग रही है, तो आपको ऐसी प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है। क्योंकि अगर प्रॉपर्टी क्लियर है तो सेलर की तरफ से बाकी अफेक्टेड पार्टी, जैसे एक घर में 4 भाई बहन हैं तो सिस्टर्स का नाम नहीं है उसके अंदर, और सिस्टर के सिग्नेचर में सेलर हेजिटेट करता है, मतलब ब्रदर जो है, जो 2 मिलके प्रॉपर्टी बेच रहे हैं वो हेजिटेट करते हैं, तो ये आप ये मान लीजिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ताल में काला है। तो आपको ऐसी प्रॉपर्टी नहीं बाय करनी चाहिए। आप कोशिश कीजिए सिस्टर का भी उसके अंदर विटनेस हो, तो आपकी ट्रांजैक्शन कम से कम सेफ हो पाए। क्योंकि आप तो पूरे पैसे देके खरीद रहे हैं ना, आप कोई कम पैसे देके तो खरीद नहीं रहे हैं, तो आप रिस्क ना लें। और अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, टोकन मनी आपको कितनी देनी है। मिनिमम से मिनिमम आपको टोकन मनी पे करनी है। यहाँ कई बार सेलर आपको इंसिस्ट भी करेगा कि आप हाई परसेंटेज ऑफ टोकन मनी दें, जिससे कि डील सील हो जाए। लेकिन बायर को हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसे केसेस में जब प्रॉपर्टी जॉइंट ओनरशिप की थी और प्रॉपर्टी इनहेरिटेड है, उसमें कोई और लोगों का वहाँ क्लेम फर्दर आ सकता है, तो ऐसे केस में बेयर मिनिमम टोकन मनी दें प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में। और इसका रीज़न सिर्फ यही है कि जब तक आप लिमिटेड मनी देंगे और सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आप पहले डिस्कस कर लेंगे कि कहीं भी मुझे इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में कहीं दिक्कत ना आए, आप उसको लीगली वेरीफाई जब तक ना कर लें, क्योंकि प्रॉपर्टी इनहेरिटेड है, उसमें कहीं ना कहीं आपको अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आई तो आपकी डील सारी स्टक हो जाएगी और जो आपका पैसा दिया है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे केस के अंदर आप सेलर को इंसिस्ट करें कि एक लमसम स्मॉल अमाउंट का टोकन मनी देकर और फिर हम इसको वेरीफाई करेंगे। और सारे स्टेक होल्डर्स जो इसके अंदर पॉसिबल आपको लगता है कि फर्दर फ्यूचर में क्लेम कर सकते हैं, उनके हमें एज अ ऑनर या फिर एज अ विटनेस उनके सिग्नेचर चाहिए होंगे। और अगर यहाँ आपको कहीं पर भी लगता है कि सेलर बहुत जल्दी में है, वो नहीं चाहता बहुत ज़्यादा टाइम लगे, तो आप ये स्मेल कर लीजिए कि फर्दर फ्यूचर में यहाँ डिस्प्यूट आ सकता है। और डिस्प्यूट मतलब आपके पैसे फंस सकते हैं। तो ये आपको देखना है कि अब आपको यहाँ पे क्या करना है। हमेशा आपको कॉशियस रहना है जब आप मल्टीपल सेलर्स उसके अंदर हो। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसी प्रॉपर्टी में मल्टीपल सेलर्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक सेलर हो। और जब सेलर ज़्यादा हो तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि सबका इक्वल स्टेक हो। किसी का स्टेक ज़्यादा है, मतलब प्रॉपर्टी में शेयर होल्डिंग किसी की ज़्यादा है, मान लीजिए किसी की 50% है, किसी की 10 है, किसी की 5 है, ये पॉसिबिलिटी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर 5 लोग हैं तो 5 का इक्वल शेयर है, ऐसा नहीं है। किसका कितना % शेयर है ये आपको ज़रूर प्रॉपर्टी खरीदते टाइम देखना और समझना है। इसे आप प्रोपोर्शनेट ऑनरशिप कहेंगे। और जिसकी जितनी ऑनरशिप है, क्योंकि मल्टीपल सेलर्स हैं यहाँ पर, ये आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट और प्रोबेट से पता चलेगा। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सबका इक्वल शेयर हो, इसीलिए मैंने आपको बोला कि ऐसे केस में आपको जिसका जितना शेयर है उसको उतनी ही शेयर के हिसाब से पेमेंट करनी है। इससे आपके फर्दर प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट नहीं आएगा, क्योंकि ऑनरशिप का जो शेयर है आप उस हिसाब से। और ये आपने कैसे चेक किया? सक्सेशन सर्टिफिकेट और प्रोवाइड से आपने चेक कर लिया कि इसका मान लीजिए 5% शेयर है, उनको 5% पेमेंट कर दी। आप पर्सनल डीलिंग में नहीं जाएंगे, आप जाएंगे सक्सेशन सर्टिफिकेट और प्रोबेट के हिसाब से। आपको क्लियर होगा कि आखिर कितना पैसा हमें देना है।
चेक द इम्पेंडिंग केसेस ऑफ प्रॉपर्टी। आपको हमेशा इम्पेंडिंग कोर्ट केसेस जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है वो ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते टाइम, क्योंकि ये अक्सर देखा जाता है जो लीगल हेयर्स हैं वो बाद में कहीं ना कहीं इसमें क्लेम करते हैं प्रॉपर्टी में। तो ये फर्दर फ्यूचर में क्लेम ना हो प्रॉपर्टी के अंदर, इसके लिए आपको शुरू में ही बहुत सारी चीज़ें फोकस करके क्लियर कर लेनी है। मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। मान लीजिए किसी फ्रेंड से उसने लोन लिया और वो लोन पेपर्स पे नहीं चढ़ा होगा क्योंकि वो फ्रेंडली लोन है, और बाद में जो उसके लीगल हेयर्स हैं वो उसे पे करने में मना कर देते हैं। तो ऐसे केस में एक डिस्प्यूट आ सकता है। वैसे जब फ्रेंडली लोन है, रिटर्न में नहीं है, तो पॉसिबल कम चांसेस होते हैं, लेकिन अगर वो रिटर्न में है तो फर्दर जिससे फ्रेंडली लोन लिया है वो क्लेम भी कर सकता है। और ऐसे केस में अगर उसके लीगल हेयर्स उसको मना कर देते हैं तो वहाँ पर जिसने लोन दिया है वो फर्दर कोर्ट में भी जा सकता है अपने ड्यूज़ को रिकवर करने के लिए, अपने जो पेमेंट की है उसको रिकवर करने के लिए। तो ऐसे केस में जो प्रॉपर्टी की सेल प्रोसीड है उसमें से उनको देना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग नहीं दे रहे हैं तो ऐसे केस में बायर फंस सकता है। तो ऐसे केस में बायर के लिए सलाह है कि आपको हमेशा एक लीगल लॉयर ज़रूर हायर कर लेना चाहिए ऐसी ट्रांजैक्शन को करते टाइम, जिससे कि पेंडिंग किसी भी टाइप की लिटिगेशन है या नहीं प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में ये आपको क्लियर हो जाए। और अगर कोई पॉसिबल एक्सपेक्टेड है तो वो भी जब आप लीगल टाइटल सर्च करवाते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। रिव्यू प्रॉपर्टी लीन्स एंड डेब्ट्स। ये हमेशा ज़रूरी है कि आप उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कुछ भी आउटस्टैंडिंग या लीन अगर की हुई है वो प्रॉपर्टी तो उसको आप ज़रूर वेरीफाई कर लें सेलर द्वारा। ये सारी चीज़ें बिफोर फाइनलाइजेशन दी परचेज ये आपको इंश्योर कर लेना है कि सब चीज़ें वो क्लियर कर दें। और अनरिजॉल्व डेट्स कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशन एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी फॉर द न्यू ओनर। तो ये आपको इंश्योर कर लेना है प्रॉपर्टी खरीदने से पहले। एंगेज अ लीगल एक्सपर्ट। कोशिश कीजिए आप कोई लीगल एक्सपर्ट हायर कर लें जो आपको सही ढंग से गाइड कर पाए, या फिर रियल एस्टेट अटर्नी जिसकी स्पेशलाइजेशन हो ऐसी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के अंदर, जो उस प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन को रिव्यू करे, डॉक्यूमेंटेशन को देखे खरीदने से पहले और पूरे प्रॉपर्टी परचेज प्रोसेस में आपको गाइड करे। तो ऐसा लीगल प्रोफेशनल आपको वैल्यूएबल इंसाइट्स दे सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है पोटेंशियल रिस्क को, और कहीं हद तक आपको कंप्लायंस विद ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज़ करा सकता है। तो यहाँ पे इससे आपके इंटरेस्ट सेफगार्ड हो जाते हैं और ट्रांजैक्शन भी आपकी स्मूथ हो जाती है। तो हमेशा एक्सपर्टीज़ जो है वो आपको कॉम्प्लेक्स इश्यूज से बचाती है और आपके ट्रांजैक्शन को स्मूथर कर देती है। तो आपका टाइटल आपके नाम इजीली, आपके नाम भी अब ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये आप हमेशा कोशिश करें कि आपको करना है। तो ओवरऑल आज जो मैंने आपको बताया वो ये बताया कि किस तरह से ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते टाइम जो कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, खरीदते टाइम आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, किस तरह से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सकते हैं और ऑनरशिप का टाइटल आपके पास हैजल फ्री तरीके से आ सकता है। तो उसमें स्क्रूटनी करने वाले डॉक्यूमेंट्स और किस तरह से लीगल हेयर्स जो उसके अंदर है उन सब के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया। और साथ में इंडेमनिटी क्लॉज डालना ना भूलें, वो आपको बहुत हद तक प्रोटेक्शन देता है। टोकन मनी कम से कम दें और पेमेंट करते टाइम कॉशियस रहें। पेंडिंग कोर्ट केसेस भी आप चेक कर लें, लीगल एक्सपर्टीज़ जिसकी है उससे भी आप हेल्प लें, जिससे कि आपके ट्रांजैक्शन स्मूथ हो पाए और आपका इंटरेस्ट सेफगार्ड रहे। तो उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो पाए। और फ्यूचर में और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही एक चैनल है जो आपको एक्सपर्टीज़ के साथ में, नॉलेज के साथ में अवेयर करता है कि किस तरह आप फर्दर फ्यूचर में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से बच सकते हैं। नमस्कार एंड जय हिंद।